मोड है ना अलग अलग, इसमें लो है, मीडियम है, हाई है। ठीक है, तो वहां से जो हमारा फ्रेम आया वो हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर फ्रेम नंबर आया था एंड यहाँ पर हमारा फ्रेम ऑफसेट था। ठीक है, तो फ्रेम ऑफसेट हमारा 10 था एंड फ्रेम नंबर जो हमने फैच किया दैट इज F6। ठीक है, तो ये हमारा F6। ठीक है, अब फ्रेम नंबर 6 की जो भी वैल्यू होगी ऑफसेट के साथ ऐड होकर वो हमारे कहाँ पर होगी, जो हमारा मेमोरी में है हम वहां से उसे एक्सेस करके यहाँ पर हम अपने लॉजिकल एड्रेस को हमने फिजिकल एड्रेस में चेंज किया। राइट, तो सिर्फ क्या जो आपका मीनिंग था है, मतलब जो है कि सेगमेंटेड पेजिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो देखिए पेजिंग में हम सेगमेंटेशन में क्या कर रहे थे, हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना रहे थे, उनकी एंट्रीज हम सेगमेंट टेबल में करवा रहे थे एंड हम क्या कर रहे थे, उनको यूज कर रहे थे, वेरिएबल साइज का जो था हम उसमें यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम सेगमेंट्स बना रहे थे, लिमिट्स चेक कर रहे थे और उसमें हम अपने जो भी सेगमेंट्स थे उनकी एंट्रीज को ऐड कर रहे थे। ठीक है, पेजिंग में हम पेज टेबल बना रहे थे। ठीक है, वहां पर पेज टेबल के अंदर हम एंट्रीज करवा रहे थे। बट इन दोनों में हमारा क्या था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। राइट, कि यहाँ पर एक तो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, एक्सेस टाइम हमारा ज्यादा लग रहा था। ठीक है, या फिर हमारा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पर जो हमारी मेमोरी है, यहाँ पर हमारा पेज टेबल है, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के अंदर हमें
किसी पर्टिकुलर पेज को अगर हमें सर्च करना है, तो जैसे हमने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम जब भी हम कैश मेमोरी से जब भी हम मेन मेमोरी से किसी डेटा को कैश मेमोरी में लेकर आते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर डेटा को या उस पर्टिकुलर जो हमारा अब बोले फ्रेम है उसको हम लेकर नहीं आते, या पेज हम उसको लेकर नहीं आते हैं, हम उसके नियर बाय जो पेजेस होते हैं उनको भी हम साथ में लेकर आते हैं। कि सपोज अगर हमें पेज P2 की रिक्वायरमेंट है, तो उसके नेबर्स जो होंगे सपोज P1 और P3 को भी हम क्या करते हैं, एक साथ फैच करा कर ले आते हैं। क्यों फैच करा कर ले आते हैं? बिकॉज हमें नियर फ्यूचर में उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, तो हमें वापस से उस मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो सेगमेंटेड पेजिंग का भी कॉन्सेप्ट वही है कि हम जो सेगमेंट्स बना रहे हैं, हमने सेगमेंट्स प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, उन सेगमेंट्स की अपनी अपनी एक पेज टेबल है। पेज टेबल के अंदर पेजेस की एंट्रीज होंगी, और हम सिर्फ उन पेजेस को एक्सेस करेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, और उन पेजेस के अंदर भी हम उन्हीं फ्रेम को एक्सेस करेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। हम सारे के सारे पेज को या सारे की सारी फ्रेम को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम उन्हें मेमोरी में फिट करा रहे हैं। हमें सिर्फ जिनकी रिक्वायरमेंट्स है हम उन डेटा को एक्सेस करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, एंड उसको हम फेच करके प्रोसेसर को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेगमेंटेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब सेगमेंटेड पेजिंग का ही कॉन्सेप्ट जो है हम अपनी वर्चुअल मेमोरी में भी यूज करते हैं। ठीक है, जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है आपका, वो भी इसी टाइप का है जो आपके सेगमेंटेड पेजिंग का है। राइट, कैसे है देखिए। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है आपके सेगमेंटेड पेजिंग की? इट रिड्यूस द मेमोरी यूजेस। जो लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी के में रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, मेमोरी का जो यूज इसमें कम होगा। हमारा पेज टेबल साइज जो होगा वो हमारा लिमिटेड होगा। किसके थ्रू लिमिटेड होगा? हमारे सेगमेंट साइज से। इस सेगमेंट्स तो हमारे होंगे, बट पेज टेबल हमारा लिमिटाइज होगा। उसके अंदर पेज नंबर, पेज टेबल के अंदर जो एंट्रीज भी होंगी वो हमारी लिमिटाइज होंगी। ठीक है, segment table has only one entry corresponding to the one actual segment। ठीक है, segment table के अंदर किसकी एंट्रीज होंगी? जो हमारे सेगमेंट्स होंगे, एक्चुअल सेगमेंट्स होंगे, उनकी एंट्रीज होगी। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज नॉट देयर, समटाइम पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम मतलब 99.9 हम ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वहां पर नहीं होता है। जो हमारा सेगमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, एक तो हमारी वो रिड्यूस होती है। इट सिंप्लीफाइज मेमोरी एलोकेशन। जो मेमोरी का एलोकेशन है वो हमारा सिंप्लीफाइज होता है कि हमें पता होता है कि किस सेगमेंट का कौन सा पेज नंबर है, उस पेज के अकॉर्डिंगली कौन सी फ्रेम हमें एक्सेस करनी है। ठीक है, सेगमेंट टेबल कंटेंट्स ओनली वन एंड सॉरी, ठीक है, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मींस 99.9% आप ये बोल सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है जो हमारा सेगमेंटेशन में था। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो हमारा पेजिंग में था वो हमने सेगमेंटेशन में रिमूव किया था, एंड सेगमेंटेशन में हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था जिसे हमने रिमूव किया सेगमेंटेड पेजिंग से। राइट, अब डिसएडवांटेज भी है हमारे सेगमेंटेड पेजिंग के। सो डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी देयर। जैसे मैंने आपको बोला कि पॉसिबिलिटीज आपकी रहती हैं कि कुछ ना कुछ परसेंट या कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑकर हो सकता है। ठीक है, तो इस सेगमेंटेड पेजिंग में हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटीज हैं कि वो हमारा ऑकर नहीं होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि समटाइम्स हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर हो। ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल विल बी मच हायर एज कंपेयर टू पेजिंग। जैसे आपने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, ऑब्वियसली हाई होगी क्योंकि हम इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, पेजिंग को भी और हम सेगमेंटेड को भी। हम पहले सेगमेंट बना रहे हैं, फिर पेज सेगमेंट टेबल बना रहे हैं, पेज टेबल बना रहे हैं, फिर हम उसको स्टोर करवा रहे हैं, तो प्रोसेस हमारी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी क्या होगी? हमारी हाई होगी। ठीक है, पेज टेबल नीड टू बी कॉन्टिग्यूअस स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो पेज टेबल हो गए हमारे, वो मेमोरी में किस वे में होंगे? हमारे कंटिन्यूअसली स्टोर्ड होंगे। ठीक है, सेगमेंटेड पेजिंग सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बताया जैसे मैम कि हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसका क्या होगा? हाई होगा एज कंपेयर टू हमारा पेजिंग का। ठीक है, सो इसी का ही एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें भी, या आप बोले वही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जब हम टॉपिक आपका आता है वर्चुअल टू रियल मैपिंग, ठीक है, तो वर्चुअल टू रियल मैपिंग जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं, पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल टू रियल मैपिंग, ठीक है। तो पेजिंग सेगमेंटेशन में देख लिया, सेगमेंटेड पेजिंग देख लिया, इन तीनों, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं वर्चुअल मेमोरी में, राइट। सॉरी, वर्चुअल मेमोरी हमारा सेगमेंटेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी हमारी क्या होती है? Virtual memory basically is a storage scheme that provide user as an illusion of having a very big man memory, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट क्या करती है, यूजर को वो एक इल्यूजन देती है कि सपोज हमारी जो मेन मेमोरी का डेटा है, ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। कि सपोज एज ये हमारा यूजर को क्या इल्यूजन देता है कि मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसर्स हैं, सपोज उनका डेटा हमारा क्या है 4 GB है, ठीक है, एंड जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसका डेटा हम उसका स्पेस 16 GB है, ठीक है। तो अगर हमें मैपिंग करानी होगी या हमें डेटा ट्रांसफर करना होगा या एक्सेस करना होगा, तो क्या पॉसिबल है कि हम 16 GB के डेटा को हम 4 GB के डेटा में फिट कर पाए स्पेस में, ठीक है, कि मेन मेमोरी में हम सेकेंडरी मेमोरी का पूरा डेटा स्टोर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो डेटा या जो प्रोग्राम जो हमारे मेन मेमोरी में स्टोर नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस, हम उनको वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। एज जितना हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हम वर्चुअल मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड जब भी मेन मेमोरी को रिक्वायरमेंट्स होगी वो वर्चुअल मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर लेगी, ठीक है। जब नहीं होगी तो नहीं करेगी, और जब उसे रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से डेटा को एक्सेस कर लेगी। तो यूजर को क्या पता रहता है कि जब भी हमें जिस प्रोग्राम की है, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो सारा डेटा हमारा मेन मेमोरी में अवेलेबल है। बट एक्चुअल में मेन मेमोरी में पूरा डेटा नहीं होता, पार्शियल डेटा होता है, और जो डेटा होता है हमारा वर्चुअल मेमोरी में हम यूज करते हैं, वहां से हम मेन मेमोरी उसे एक्सेस करती है और यूजर को प्रोवाइड करवाती है। बट यूजर को ये इल्यूजन रहता है कि वो सारा का सारा डेटा हमारा मेन मेमोरी की स्टोर है, ठीक है। So it provides us the illusion for having a very big main memory. This is done by treating a part of secondary memory as the main memory. ठीक है। In this scheme, user can load the bigger size processor than the available main memory size. ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जो भी मेन मेमोरी का साइज है, जो भी अवेलेबल साइज है, उससे बिगर डेटा को भी वो होल्ड कर सकता है। कौन? हमारा मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी होल्ड कर सकता है, मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी एक्सेस करती है, ठीक है, by having the illusion that memory is available to load the process, ठीक है। So instead of loading one big process in the main memory, the operating system load the different part of more than one process in the main memory, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारी बिग प्रोसेस है जिन्हें हमें मेन मेमोरी में स्टोर करना है, बट मेन मेमोरी के पास उतना अवेलेबल स्पेस नहीं है, तो वो क्या करती है, पूरे के पूरे डेटा को स्टोर नहीं कराती है मेन मेमोरी में, प्रोसेस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको वो स्टोर कराती है, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको यूज कर लेती है, जब उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वापस से उनको सेंड कर देती है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं रोल इन रोल आउट या स्वैप इन स्वैप आउट का यूज करते हैं, राइट। कैसे यूज करते हैं मैं अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है। बाय डूइंग दिस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज एंड देयरफॉर द सीपीयू यूटिलाइजेशन विल आल्सो बी इंक्रीज, ठीक है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि जितनी भी मेन मेमोरी में हम नंबर ऑफ एंट्रीज करवा सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स की हम एंट्री करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे हमारा क्या होगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम बट नंबर्स नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे करवाए, जब हमारे पास मेन मेमोरी में डेटा ही स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मेन मेमोरी में हम स्पेस बनाते हैं, जो हमारे वैकेंट स्पेस है वहां पर हम एंट्री करवा देते हैं, और जो वैकेंट स्पेस नहीं है तो हम वहां पर उन्हें रिप्लेस करते हैं, जिसके लिए हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करते हैं कि जो हमारे अभी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा नहीं है हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और जब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है तो देन हम उसे फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करते हैं।
so that we can enter more number of programs in the main memory. कि सीधे मैं आपको यहाँ पर लेकर आती हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो सपोज ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, दिस इज अवर प्रोसेसर, ये हमारी पेज टेबल है, ये हमारी मेन मेमोरी है, और ये हमारा समझ लो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, आप ये आप बोल सकते हैं ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट हमारे इसमें यूज होते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारी क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी में क्या होंगे, हमारे पेजेस ही होंगे, जिस पेज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक मेमोरी मैप का यूज करते हैं। ये हमारी क्या है, फिजिकल मेमोरी है। ठीक है, एंड ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, आप बोल सकते हो ये हमारी डिस्क है। ठीक है, अब जब भी हम क्या करेंगे कि हमें डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, और वो डेटा हमारा मेन मेमोरी में नहीं है, तो हम कहाँ से यूज करेंगे, सबसे पहले तो इस पेज नंबर को हमें सर्च करना है तो मेमोरी मैप में यूज करेंगे, मेमोरी मैप में सर्च करेंगे, यहाँ पर नहीं है, फिजिकल मेमोरी में जाएंगे, फिजिकल मेमोरी में सर्च करेंगे, अगर वहां पर भी नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे, डिस्क से लेंगे, डिस्क के पास जाएंगे, डिस्क से वो डेटा लेंगे, वो हमारा कहाँ पर आएगा, फिजिकल मेमोरी में आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें फिजिकल मेमोरीज में से जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी हम डिस्क से ले लेंगे, अगर नहीं है तो हम वापस से उसे डिस्क में सेंड कर देंगे। ठीक है, मेमोरी मैप का हम यूज करते हैं यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मैप करने के लिए हम उसको सर्च करते हैं, जैसे आपका पेज टेबल होता है उस टाइप से मेमोरी मैप होता है। और इजी वे में बताऊं तो आपको मैं इसी से आप समझिए, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए ये आपका प्रोसेसर है, ये पेज टेबल है हमारा, ये मेन मेमोरी है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, आप इसे डिस्क भी बोल सकते हो या सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हो। ठीक है, प्रोसेसर क्या कर रहा है यहाँ पर, पहले देखिए ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, एन नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती हैं, और उन प्रोसेस को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस में। ठीक है, कोई भी प्रोसेस होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेजेस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है, कौन से पेज प्रोसेस का कौन सा पेज हमारा स्टोर है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 का कौन सा पेज स्टोर है, वो हमारे यहाँ पर है। जैसे सेगमेंटेड पेजिंग में सेगमेंट का कि कौन सा सेगमेंट का कौन सा पेज स्टोर था। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी में कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज टेबल, सॉरी कौन सा पेज स्टोर है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब पेज टेबल रहता है, पेज टेबल में आपको पता है पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर आते हैं। ठीक है, तो सपोज प्रोसेसर क्या कर रहा है, प्रोसेसर को सर्च करना है प्रोसेस 1 के लिए। ठीक है, तो प्रोसेसर ने प्रोसेस P1 को सर्च किया। ठीक है, प्रोसेसर ने प्रोसेस P1 को सर्च किया। ठीक है, प्रोसेस P1 या आप बोलें पेज नंबर, ठीक है, P1 प्रोसेस का पेज नंबर हमें सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, पेज नंबर में जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर में ये क्या होते हैं आपके, पेज इंडेक्स जो होता है, इट इंडिकेट्स द पेज नंबर। ठीक है, तो प्रोसेस P1 का पेज P नंबर हम पेज टेबल में सर्च कर रहे हैं। पेज टेबल में सर्च किया हमने, देखा देखिए ये आपका फ्रेम नंबर 1 0 पर है, 1 पर कुछ नहीं है, 2 पर 4 है, 3 पर कुछ नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पर हमारा पेज अवेलेबल नहीं है या पेज की एंट्री नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि पेज टेबल में हम वैलिड इनवैलिड बिट का भी यूज करते हैं। इट शोज दैट दिस डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन
पेज टेबल एंड ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रैप जनरेट होता है। ठीक है, कि प्रोसेसर ने P1 पेज को सर्च किया पेज टेबल में, पेज टेबल हमारा वहां पर सर्च नहीं अवेलेबल नहीं था, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप जनरेट हुआ, हमने यहाँ पर ट्रैप कर दिया। ठीक है, अब जब पेज टेबल में नहीं है तो हम कहाँ पर बोल रहे हैं कि मेन मेमोरी में भी नहीं है, बिकॉज हमने क्या बता दिया, ट्रैप बताया, वैलिड इनवैलिड बिट के थ्रू बता दिया कि हमारा यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसे सर्च करेगा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी में तो है नहीं है, तो जो भी ऑथराइज्ड यूजर्स होंगे या ऑथराइज्ड प्रोग्राम्स के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको मेन मेमोरी से सॉरी सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करेंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 4, एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। उन प्रोसेस के रिगार्डिंग उनके पेज नंबर है, हमें किसका सर्च करना है, प्रोसेस 1 का पेज नंबर। तो ये प्रोसेस 1 का, ये प्रोसेस 1 है, इस प्रोसेस का पेज नंबर ये रहा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया लॉजिकल एड्रेस स्पेस में या सेकेंडरी मेमोरी में। अब हम इसको यहाँ से फेच करेंगे, इसको फेच कराकर हम कहाँ का लेकर आएंगे, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में लेकर आया, मेन मेमोरी का साइज हमारा 8 है जैसे इसमें। ठीक है, तो जो भी हमारा मेन मेमोरी है उसमें अगर जो हमारा वेकेंट स्पेस है, सपोज ये वाला स्लॉट हमारा फ्री है, तो हमने जो भी पेज को फेच किया हम यहाँ पर उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये कि हमारा हमारे पास स्पेस है, हम वहां पर उसे स्पेस में स्टोर करा दे रहे हैं। तो जी हमारा स्पेस फ्री था, हमने यहाँ पर P1 को फेच किया, प्रोसेस P1 के पेज नंबर 1 को फेच किया एंड यहाँ पर हमने स्टोर करवा दिया। अब मेन मेमोरी में ये पेज नंबर 1 ऑफ प्रोसेस 1 यहाँ पर स्टोर हो गया, ये पेज नंबर 1 ऑफ प्रोसेस 1 आपका स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये पेज मैन मेमोरी की ये जो है, इसके अंदर क्या होती है हमारी, ये पेजेस होते हैं और ये फ्रेम नंबर होते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 1 के अंदर क्या है हमारा, फ्रेम नंबर 7 रेफर करेगा, सॉरी फ्रेम नंबर 7। तो ये जो फ्रेम नंबर 7 है वो हमारा रेफर होकर कहाँ पर जाएगा, फैच होकर पेज टेबल के अंदर। पेज टेबल में ये तो आपके पेज नंबर्स होते हैं, पेज टेबल के अंदर एंट्रीज कितनी होती हैं आपकी, फ्रेम नंबर्स की। ठीक है, तो ये जो फ्रेम नंबर है ये फैच होकर आप कहाँ गया, आपके पेज टेबल के अंदर, और पेज टेबल के अंदर पेज नंबर 1 के अंदर आपका क्या आया, फ्रेम नंबर 7 ये आ गया। यहाँ से फ्रेम नंबर 7 अब अवेलेबल है, तो ये फ्रेम नंबर 7 अब प्रोसेसर को मिलेगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। राइट, अब अगर ये वाला प्लेस यहाँ पर फ्री नहीं होता और मेमोरी मेन मेमोरी का स्पेस हमारा पूरा फुल होता, तो इस केस में हम क्या करते, इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पेज हम लेकर आते हैं उस पेज के नेबर्स भी हम या नियर बाय जो पेजेस हैं उनको भी हम फैच करा कर लेकर आते हैं, बिकॉज वो नियर फ्यूचर में हमें यूज होते हैं। तो सपोज हम पेज नंबर 1 को अगर हमने फैच करा कर लेकर आए हैं, तो पेज नंबर 0 और पेज नंबर 2 को भी हम यहाँ पर फैच करा कर लाते हैं, सो दैट अगर यूजर को जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेज की, तो वो सारे के सारे पेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो इजीली उसे एक्सेस कर पाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर ये हमारा फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है तो हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करके इसको रिप्लेस कराएंगे, पेजेस को यहाँ पर स्पेस बनाएंगे एंड देन हम वहां पर उन्हें स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो जो हम रिप्लेस कराते हैं, रिप्लेस करा के यहाँ से जिस पेज की हमें रिक्वायरमेंट अभी रिसेंट रिक्वायरमेंट नहीं है या नियर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उन पेज को हम वापस से कहाँ सेंड कर देते हैं, हमारा जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जिस पेज से हम आया है उस पेज में वापस सेंड कर देते हैं उस प्रोसेस में। जैसे पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 का, प्रोसेस 1 का पेज नंबर 2 इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम वापस से इसे क्या करेंगे, पेज प्रोसेस 1 के पेज नंबर 2 में सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें, तो ये जो हम सेंड कर रहे हैं, ये रिप्लेस करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्वैप आउट और रोल आउट। ठीक है, और अगर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस से मैन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, दैट इज सपोज प्रोसेस P2 का पेज नंबर 1 या पेज नंबर 2 जिसकी रिक्वायरमेंट हम उसको लेकर आ रहे हैं, उसे मेन मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं, तो दैट इज योर स्वैप इन और रोल इन, जहां से लॉजिकल एड्रेस स्पेस से
हम उसे मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है पेज की, दैट इज स्वैप इन, और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यूजिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम उसे रिप्लेस कर रहे हैं और वापस से लॉजिकल एड्रेस स्पेस में लेकर जा रहे हैं, दैट इज स्वैप आउट और रोल आउट। तो इस तरह से हम मेन मेमोरी में अपना स्पेस बनाएंगे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करके, एंड वहां पर हम उन पेजेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो यूजर होता है उसे हमेशा ये लगता है कि मैं जो भी डेटा सर्च करता हूँ या जो भी पेज सर्च करता हूँ वो सारा का सारा डेटा हमारा मेन मेमोरी में अवेलेबल रहता है। ठीक है, वेदर उसका साइज हमारा जो प्रोसेस का साइज है उससे बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस और ये आपकी जो मेन मेमोरी है, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस आप बोल लीजिए या वर्चुअल एड्रेस स्पेस, मैंने आपको बताया था लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस सेम होता है। तो जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ये आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमारा किसमें होता है, वर्चुअल मेमोरी में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारी वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क कर रही है, तो ये हमारी वर्चुअल मेमोरी वर्क कर रही है कि जिस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट है हम वहां से उसे लेकर आ रहे हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसे वापस से सेंड कर दे रहे हैं। बट यूजर को यही लग रहा है ऑल द टाइम, उसे यही इल्यूजन है कि सारा का सारा डेटा हमारा मेन मेमोरी में ही अवेलेबल है और जिस डेटा को मैं सर्च कर रहा हूँ या जिस पेज को मैं सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मेन मेमोरी से ही मिल रहा है। बट एक्चुअल में वो मेन मेमोरी से नहीं मिलता है, एक्चुअल में वो हमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस से मिल रहा होता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये? ठीक है, अब यहाँ पर पेज फॉल्ट भी होते हैं हमारे, जैसे हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं तो वहां पर हम पेज फॉल्ट को भी कैलकुलेट करते थे, याद है आप लोग को रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमने यूज किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम होता है हम उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पेज फॉल्ट जो यूज होता है वो हमारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम भी यूज करना होगा, जिसमें हमारा क्या होगा, सर्विस टाइम होगा या पेज फॉल्ट का टाइम होगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होंगे, मेमोरी एक्सेस टाइम होगा। ठीक है, तो उन सब से हम क्या करते हैं, हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका effective memory access time is equal to 1 minus p into memory access time plus p service time। ठीक है, सर्विस टाइम भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पेज फॉल्ट टाइम। ठीक है, 1 माइनस पी क्या है, आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। ठीक है, एमएटी मीन्स मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, एक और चीज आपको बतानी थी, सेगमेंटेड पेजिंग जो है आप सॉरी जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी को हम इम्प्लीमेंटेड करते हैं किसके थ्रू, डिमांड पेजिंग के थ्रू। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि हमारा जो वर्चुअल मेमोरी है वो इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होता है हमारा, एक होता है आपका डिमांड पेजिंग और आई थिंक डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंटेशन। ठीक है, इन दो के थ्रू हमारा वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट होता है, डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंटेशन। ठीक है, अब पेजिंग में ही अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो हमारा आता है डिमांड पेजिंग। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग में बेसिकली जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया सेगमेंटेड पेजिंग में, वही हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होता है कि यहाँ पर जो हमारी डिस्क होती है, ठीक है,
एंड ये हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। तो डिस्क से हम जो डेटा होते हैं जिसकी डिमांड होती है, आप हम डिमांड किसको बोल रहे हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है या डिमांड है, तो हम उस डेटा को डिस्क से लेते हैं, ठीक है। और जिसकी जरूरत नहीं होती है हम उसे क्या करते हैं, डिस्क में वापस स्टोर कर देते हैं। तो स्वैप इन एंड स्वैप आउट, ठीक है। जब हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसे डिस्क से ले रहे हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको स्वैप आउट कर दे रहे हैं। तो डिमांड पेजिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेजिंग एंड स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग जो हम कराते हैं प्रोसेस को, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा कि हम स्वैप कराते हैं, डा में भी हम जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको स्वैप कराते हैं। तो यहाँ पर डिमांड पेजिंग जो होती है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है पेजिंग एंड स्वैपिंग का, ठीक है। बेसिकली इट कंप्लीट प्रोसेस शुड बी इन डिस्क इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो किस में होती है, डिस्क में होती है, बट किसके फॉर्म में होती है, हमारी पेज के फॉर्म में होती है। सो इन दिस टेक्निक्स अ पेज इज व्हाट इनटू द मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन इट इज डिमांडेड, ठीक है। तो जो भी हमारे पेजेस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, हमारे डिस्क के अंदर होते हैं। जब भी हमारी मेमोरी को रिक्वायरमेंट्स होती है उस पेज की, तो उस पेज को वो मेमोरी से वॉट करके लेकर आते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जब उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है तो उसे वापस से मेमोरी में सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ तभी उसको हम लेकर आते हैं पेज को जब उसकी हमारी डिमांड होती है, ठीक है। अननेसेसरी हम किसी भी डोंट लोड एनी पेज अंटिल रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी भी पेज को हम अननेसेसरी मेमोरी में रिक्वायर में स्टोर नहीं करते हैं जब तक कि हमें रिक्वायरमेंट ना हो। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस पेज की, हम डिस्क से लेकर आएंगे, उसे मेमोरी में हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। when and this process reside on secondary memory, secondary memory को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिस्क बोल रहे हैं, ठीक है। so when we want to execute a process we swap it into memory rather than swapping the entire process into memory, and however use a lazy swapper, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, हमें किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्वैप कराते हैं मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी में। लेकिन हम पूरी की पूरी प्रोसेस को हम स्वैप नहीं कराते हैं। जिस पर्टिकुलर उस प्रोसेस के जिस पेज की रिक्वायरमेंट है हम उसको डिमांड करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से, वो हमें मिलता है, हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस होते ही हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी हमारी बहुत ज्यादा यूज ही नहीं होगी, लेस इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स होंगे, फास्टर होगा उसका रिस्पॉन्स, स्वैप टाइम्स हमारा रिड्यूस होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी इंक्रीज होगी, और मोर यूजर्स होंगे, ठीक है। तो ये डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। ये जस्ट इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हम वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं डिमांड पेजिंग के थ्रू, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी का हमारा एडवांटेज क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी तो हम यूज कर रहे हैं बट उसके भी हमारे कुछ एडवांटेजेस होंगे, राइट। सो द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज, क्यों होगी, बिकॉज हम एन मतलब मोर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की एंट्रीज करा पाएंगे हम किसे मल्टी ऑपरेट मेन मेमोरी में, तो हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी इंक्रीज होगी। यूजर कैन रन लार्ज एप्लीकेशन विथ लेस रियल रैम, ठीक है। तो यूजर लार्ज एप्लीकेशंस को भी रन कर सकते हैं वेदर उनके पास उतना स्पेस है मेन मेमोरी में या नहीं है, बट वर्चुअल मेमोरी का यूज करके वो लार्ज एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू बाय मोर मेमोरी रैम्स, ठीक है। हमें कोई भी अदर और एक्स्ट्रा रैम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है जब हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स मोर टाइम इन switching between application, the user will have the lesser hard disk space for its use, ठीक है। and the system becomes slower since swapping takes time। अब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, स्वैप इन स्वैप आउट करवा रहे हैं कि वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। तो यहाँ पे जो स्वैपिंग की प्रोसेस है, इस स्वैपिंग की प्रोसेस में टाइम लगेगा, उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। बट हम जो हमारी लार्ज यहाँ पे स्वैपिंग में टाइम तो लगेगा, इससे हमारा क्या होगा, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा और हमारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो हार्ड डिस्क है उसमें हमारा स्पेस भी कम बचेगा,
तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है वर्चुअल मेमोरी के। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ऑफलाइन मोड पर अगर हम बात करें तो, ठीक है राइट, आपके पास दोनों ऑप्शन है एग्जाम से रिलेटेड, वेदर यू वांट टू गो फॉर ऑनलाइन एंड वेदर यू वांट टू गिव द एग्जाम ऑन ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो ऑनलाइन होगा इट मींस कि आपको एमसीक्यूज आएंगे, एंड अगर ऑफलाइन है तो राइट आपका जो रिटन एग्जाम होता है वैसे ही होता है। ठीक है, बट जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो जाएगा ऑफलाइन में। अभी आई डोंट नो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने देखा नहीं है और मुझे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी पता नहीं है। 10 आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 3 आपको 5 नंबर के। ठीक है, तो जैसे अब मैंने ये वर्चुअल टू रियल मैपिंग जो बताया है आपको, ये नॉर्मली जब नॉर्मल एग्जाम्स होते थे तब ये 10 मार्क्स में पूछा जाता था। तो वर्चुअल टू रियल मैपिंग में आपको पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े बताने रहते थे वर्चुअल टू रियल मैपिंग में, राइट। अगर अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे पूछ सकते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, या सेगमेंटेशन क्या होता है, या पेजिंग क्या हो सकता है, या फिर आपसे वर्चुअल टू रियल मैपिंग शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट में पूछ सकते हो आप, तो आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में बताना है, जितने शॉर्ट में आप उन्हें समराइज करके बता सको, राइट। और अगर सेगमेंटेशन और पेजिंग या फिर वर्चुअल मेमोरी सेपरेट सेपरेट पूछ रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लाइक आपको मतलब थ्योरी बताना है, आर्किटेक्चर बताना है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करना है। अगर कोई फॉर्मूला आप यूज करते हैं एक्सेस टाइम, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो वो बताना है। दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखें तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाती है कि आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और अगर कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो वो, दैट्स इट, जितने शॉर्ट में आप बता सकते हैं उसको। या ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे एक साथ 2-3 चीजें पूछ सकते हैं, लाइक आपसे पेज टेबल पूछ सकते हैं, पेज टेबल एंट्री पूछ सकते हैं, सेगमेंट टेबल पूछ सकते हैं, या फिर आपसे जो हमने ऑफसेट देखा था, फ्रेम नंबर है या लॉजिकल एड्रेस स्पेस है या फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। बिकॉज जो एड्रेस स्पेस वाली जो टर्म है ना, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, वो आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस में आता है। जब हम एड्रेस को हम ट्रांसलेट करते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, कैसे हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो वो चीजें पूछ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, फ्रेम नंबर, पेज टेबल साइज। तो एक एक नंबर में ये आपसे रिटर्न में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का बता रही हूँ, यूनिट का। अदरवाइज एक एक नंबर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं आपसे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में कर रहे थे एट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस वाले, MIPS रेट है या CPI है या क्लॉक रेट है, ये सब 1 नंबर के मार्क्स में पूछ सकते हैं वो आपसे। 5 मार्क्स में आपको थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा, 3 मार्क्स में थोड़ा सा कम उससे डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में वो आपसे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी सबसे बेस्ट वे है कि जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप उसे गिवन करके सारे डेटा गिवन है उनको लिखो, देन जो हमें फाइंड आउट करना है हेडिंग डालो, है फाइंड हमें क्या करना है, फॉर्मूला जो यूज हो रहे हैं उनकी हेडिंग डालो, जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, देन स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन, और फिर उसको सॉल्यूशन को करो एंड लास्ट में आप आंसर को हाईलाइट करो। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट एग्जामिनर यही चीजें देखकर आपकी मार्किंग करता है जब कॉपी चेक करते हैं। तो जितना नीट एंड क्लीन आप कर रहे हैं, कर रहा है आपने, और जितना स्पेसिफिक किया है आपने, तो आंसर राइटिंग में यही थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है, थ्योरी को हमें कैसे करना है टाइम। और MCQs में तो फिर सिर्फ आपको MCQs ही हैं, वो आपको टिक करने हैं।